नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर भाजपा को लगा बड़ा झटका। यूपी के बीजेपी विधायकों ने दिखाया बागी तेवर, योगी सरकार के खिलाफ उठाए सवाल। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में फेसबुक पर बड़ा खुलासा हुआ है। फेसबुक भाजपा के साथ मिलकर मनमोहन सरकार को हटाने का कर रहा था षड्यंत्र। ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक और भाजपा को नफरत फैलाने के लिए घेर लिया है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम के विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की हो रही है तैयारी। कांग्रेस ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के भाजपा को हरा सकते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों कमेंट में हमें बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के बीजेपी विधायकों ने दिखाए बागी तेवर, योगी सरकार के खिलाफ उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्य प्रणाली पर योगी के सिपह सलार ही अब सवालिया निशान उठाने लगे हैं। कोई विधायक खुलेआम बयानबाजी कर रहा है तो कोई ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधायक ने अपनी सत्ताधारी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठाया हो। ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में हुई मौत के मामले में एक इंस्पेक्टर द्वारा सानू खान नाम के एक आरोपी को बचाने का मामला सुर्खियों में आया, तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए योगी के गढ़ गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कॉल विधायक राधा मोहनदास के पास आया और उस कॉल के बाद दोबारा राधा मोहनदास अग्रवाल ने ट्वीट किया कि मामला डीजीपी के संज्ञान में है, देखना है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। बता दें कि लखीमपुर से विधायक मोहनदास अग्रवाल का कोई वास्ता नहीं है और दोनों के बीच दूरी भी 300 किलोमीटर की है। सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी एक नए मामले में चर्चे में हैं। इन्होंने ब्राह्मण मामले पर अपनी ही पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न के लिए आवेदन किया है, जिसमें बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी ने यह जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्राह्मण मारे गए और इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक भाजपा के साथ मिलकर मनमोहन सरकार को हटाने का कर रहा था षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, देश की राजनीति में फेसबुक की भूमिका को लेकर उठे विवाद ने आज उस समय नया मोड़ ले लिया जब यूपीए सरकार के तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की विपक्षी दलों के साथ होने वाली गोपनीय मीटिंग से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। इन दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस ने अपने हमले को तेज करते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने के षड्यंत्र में फेसबुक भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा था। इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होते ही राहुल ने हमलावर अंदाज में ट्वीट किया, पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि फेसबुक इस तरह के झूठ और नफरत फैलाने का काम करती आई है और उस पर सभी भारतीयों को सवाल उठाना चाहिए। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल का वह पत्र भी साझा किया है जो मार्क जकरबर्ग को लिखा गया है। 3 पेज के पत्र में फेसबुक मुख्यालय के तहत उच्च स्तरीय जांच 2014 से अब तक की घृणा फैलाने वाले पोस्ट सार्वजनिक किए जाएं तथा जांच होने तक भारत में फेसबुक टीम को बदला जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। साथ ही जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएं। कांग्रेस इस लड़ाई को लेकर काफी सक्रिय हो गई है और तथ्य जुटाने में लग गई है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज ऐसे ही दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और साबित किया कि अंकी दास गूगल और यंग इंडिया के पॉलिसी लीड्स के साथ बातचीत कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुलासा हम लोग अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बाबत लिखते हैं जो उस समय नेता विपक्ष थे। वह जो चिट्ठी अरुण जेटली सरकार को लिख रहे थे वो हमने ड्राफ्ट कर दी है। फेसबुक अरुण जेटली जी की, यानी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की, जो कि एक विपक्ष का नेता था। संसद में उनकी चिट्ठी ड्राफ्ट कौन कर रहा है? अंकी दास कर रही थी, फेसबुक कर रहा है। क्यों? हिंदुस्तान का विपक्षी किसी मुद्दे पर क्या बोलेगा, सरकार को क्या लिखेगा, कैसे घेरेगा सरकार को, यूपीए की सरकार को, उसका षड्यंत्र रचने में सहायता ली जा रही थी। खेड़ा ने ऐसे अनेक खुलासे किए जो साबित कर रहे थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप की भारत इकाई भाजपा के साथ मिलकर मनमोहन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लोगों को गुमराह करने के षड्यंत्र का हिस्सा थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
असम विधानसभा चुनाव 2021 सर्बानंद सोनोवाल को हराने के लिए महागठबंधन हो, कांग्रेस ने कहा सभी विपक्षी दल एकजुट हो। जी हां दोस्तों, असम में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को आह्वान किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए AIUDF सहित सभी गैर भाजपा दलों को एक महागठबंधन बनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में चर्चा करने के लिए राज्य कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय किया गया। उन्होंने कहा, हम राज्य में भाजपा नीति सरकार की हार सुनिश्चित करने के लिए AIUDF और वाम दलों सहित अन्य दलों से बात करेंगे। गोगोई ने कहा कि राज्य के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए कोर कमेटी ने अपनी बैठक में निर्णय किया कि महागठबंधन बनाने के लिए सभी दलों से चर्चा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि यदि गठबंधन चुनाव जीतता है तो क्या बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF को सरकार में शीर्ष पद मिलेगा, गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। बाद में भाजपा नीति नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तरुण गोगोई की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। शर्मा ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे गोगोई पर हमला करते हुए कहा, ऐसे समय जब उन्हें रामकृष्ण का नाम भजना चाहिए तब वह अजमल का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा 2021 के विधानसभा चुनाव में तरुण गोगोई की कोई प्रासंगिकता नहीं है, वह 90 साल के हैं और उन्हें ऐसी चुनौती देने से बचना चाहिए जिसका कोई अर्थ या प्रासंगिकता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी शाह को क्लीन चिट नहीं देने वाले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक लवासा ही हैं जिन्होंने आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दिया था। लवासा चुनाव आयोग का अगला प्रमुख बनने की कतार में थे। लवासा ने राष्ट्रपति भवन को अपना इस्तीफा भेज दिया तथा 31 अगस्त को उन्हें कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वह कुछ समय में फिलीपीन स्थित ADB में पद ग्रहण करेंगे। मालूम हो, लवासा कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं। इधर इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में आने के बाद से ही अशोक लवासा को निर्वाचन आयोग से दूर किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग के सामने शिकायतें दर्ज कराई थीं। आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई करने वाले आयोग के सदस्यों में लवासा भी थे। सुनवाई में 3 सदस्यों में से 2 मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने PM मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन अशोक लवासा क्लीन चिट दिए जाने पर सहमत नहीं थे। बाद में बहुमत के आधार पर मोदी और शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी। बताया जाता है कि उस घटना के बाद लवासा आचार संहिता से संबंधित चुनाव आयोग की बैठकों में जाना भी बंद कर दिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक विवाद, राहुल गांधी बोले हर भारतीय को पूछना चाहिए सवाल। जी हां दोस्तों, फेसबुक विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम कभी भी फेक न्यूज, हेट स्पीच और पक्षपात के जरिए मेहनत से पाए गए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे पर हर भारतीय को सवाल पूछना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए BJP और RSS पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, BJP और RSS का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि BJP के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि BJP ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। प्रियंका गांधी ने BJP नेता पर भड़काऊ पोस्ट कर फेसबुक की ओर से एक्शन नहीं लेने की एक रिपोर्ट को साझा किया है। अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया। इतना ही नहीं, फेसबुक कोई कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए BJP ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना टेस्टिंग की धांधलियों को रुकवाने की लगाई गुहार। पासवान ने भी जताई चिंता। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार में कोरोना संक्रमण की जांच में हो रही धांधलियों पर लगाम कसवाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति को देखकर चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने PM नरेंद्र
मोदी से निवेदन किया है। पीएम मोदी केंद्रीय टीम के निरीक्षण के अनुसार ही कार्रवाई करते हुए बिहार में कोरोना जांच को लेकर चल रही कमियों को दुरुस्त कराएं। याद रहे, बीते दिनों वर्चुअल बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों में टेस्टिंग दर कम है और जहां संक्रमित दर ज्यादा है, उन राज्यों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने के लिए सुझाव दिया था। इन राज्यों में बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल व तेलंगाना खास तौर पर शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात समीक्षा के दौरान कही थी। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम होने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया, किसी को लेकर जमुई से सांसद एवं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिले में वर्चुअल बैठक कर सूबे में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से बिहार में कोरोना की रोकथाम कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि चिराग पासवान ने कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता से वार्ता की। इसके अलावा आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने पटना में बीएन सिंह से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए पलटियां मारने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में व्यंग बाण भी चल रहे हैं। राजद प्रमुख लालू यादव ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने कहां, कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी हैं। वहीं लालू यादव ने कहा कि बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वहीं लालू यादव ने कहा कि अरे कितनी बार मिट्टी में मिल जाओगे नीतीश कुमार। वहीं लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार क्या अपनी अंतरात्मा और डीएनए को नहीं जानते हैं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए उनको कहीं का पलटू करार दिया। याद रहे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राजद एवं अन्य दलों के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने सूबे में जीत हासिल की थी। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम बनाया गया था, लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार कांग्रेस ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने सही कहा है, नीतीश कुमार कृपा कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह कृपा जनता की नहीं है, बल्कि जिन्होंने समय समय पर जनादेश का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा कि कुर्सी के लिए सीएम नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर होते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी में तल्खी बढ़ी, नीतीश को पीएम मोदी का कृपा पात्र बताया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच हुआ विवाद सुलझने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को लड़का बच्चा कह दिया। चिराग पासवान पर हमला करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा, चिराग पासवान लड़का बच्चा है, बच्चे को कितना अनुभव है, वह तो कल पैदा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के नेता की ओर से चिराग पासवान को लड़का बच्चा कहे जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला और पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बनने वाला मुख्यमंत्री बता दिया। अशरफ अंसारी ने कहा, विजेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड से भरे पड़े हैं, वे यह बात भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद पर टिकी हुई है। बिहार सरकार बिहारियों को महामारी काल में मार रही है और अगर कोई बिहारियों की हक की आवाज उठाता है तो इन लोगों को चुभता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता का एकमात्र मकसद होता है नीतीश कुमार चाटुकारिता करना और अपना चेहरा चमकाना। यह लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले भी जेडीयू और एलजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग की कई खबरें आ चुकी हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। बिहार चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में तल्खी ज्यादा तेजी से बढ़ती दिख रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, फिलहाल मंत्री नियुक्त करने की इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाएं लंबित होने तक उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री नियुक्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने जबलपुर उत्तर से कांग्रेस विधायक विनय
सक्सेना द्वारा दायर इस याचिका पर स्पीकर को 21 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। सनद रहे कि गत मार्च में 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी। याचिकाकर्ता विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने पीठ से कहा है कि 22 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा अधिक से अधिक 3 महीने के भीतर निपटा लिया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा से संबंधित एक मामले में कहा था। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिकाएं लंबित होने के बावजूद 22 में से 12 विधायकों को गत 2 जुलाई को शिवराज सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा गया है कि गत 12 मार्च को अयोग्यता याचिका दायर की गई थी, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की देरी दल विरोधी कानून को परास्त करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत कैबिनेट में मिलेगा 15 नए चेहरों को मौका, संतुलन की कोशिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में चले सियासी संग्राम का युद्ध विराम हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी घोषित करने के साथ राज्य के प्रभारी पद से अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के मामले को स्थायी तौर पर सुलझाना चाहता है। ऐसे में बहुत जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल कर गहलोत और पायलट समर्थकों को संतुष्ट किया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट से सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा हटाए जाने के बाद मंत्रिमंडल में कुल 22 मंत्री बचे हैं। इनमें मास्टर भंवरलाल मेघवाल कोमा में हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार अपनी कैबिनेट से भी करीब 5 मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं। इस तरह से करीब 15 मंत्रियों की जगह खाली हो सकती है। राजस्थान कैबिनेट में कुल सदस्यों की संख्या 30 तक हो सकती है। सीएम गहलोत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायकों और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देकर उपकृत करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि बसपा से आने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और सचेतक महेंद्र चौधरी भी मंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल इनको विधानसभा की जिम्मेदारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने बाद गुर्जर नेता के रूप में शकुंतला रावत या फिर जितेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री के लिए जोगेंद्र सिंह अवाना और गिरिराज मलिंगा भी कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को छोड़कर आने वाले चेतन डूडी, दानिश अब्रार और रोहित बोहरा में से किसी को संसदीय सचिव या राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजकुमार शर्मा जैसे कुछ विधायक भी मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हल्के बुखार के बाद अमित शाह एम्स में भर्ती, हाल में ही कोरोना से हुए थे ठीक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। देर रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। उन्हें हल्का बुखार था, इसके बाद ही उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। 14 अगस्त को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। इसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी। कल रात उन्हें हल्का बुखार था, इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अमित शाह मेदांता अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 अगस्त को भर्ती हुए थे। शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी। 12 दिन बाद यानी 14 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा फेसबुक लिंक विवाद में कूदी शिवसेना, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करने का आरोप लगाने के बाद शिवसेना ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक और व्हाट्सएप भाजपा की भारी जीत का प्रमुख कारण रहे हैं। बीजेपी ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाया है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया में जन्मे गोबल्स किसी को भी अपना कानून, न्यायपालिका अपनी जेल, अभियुक्तों के लिए गोदी आदि बनाकर निशाना बनाते हैं और किसी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये नए लश्करे होएबा सोशल मीडिया राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यकर्ताओं को भुगतान करते हैं। वे अपने विचारों का प्रचार करते हैं जबकि दूसरे के संबंध में विष भी उगलते हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता। इसमें भाजपा के वेतन पर
चल रही सोशल मीडिया सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। सामना में लिखा है कि तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को गोबल्स टीम ने बेकार साबित कर दिया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मौनी बाबा और राहुल गांधी को पप्पू बताया गया। उसी समय सोशल मीडिया ने मोदी को सुपरमैन, एकमेव तरनहार और विष्णु के 13वें अवतार के रूप में मुहर लगाई। सोशल मीडिया पर पिछले 7 सालों में झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम किया गया है। राजनीतिक लाभ, अफवाह और जातीय और सांप्रदायिक घृणा फैलाने से लिया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।